गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन कर लिया था? लुईस की डॉट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके साथ साथ हमने देखे थे लुईस की लिमिटेशन क्या क्या हुई थी। एक तो उसके अंदर कौन से लिमिटेशन हुई थी आपके पास? हाइपोवैलेंट बने थे कंपाउंड्स, एक जो बने थे हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट कहने का मतलब है कि कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बन रहे थे और आपके पास कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड्स बन रहे थे। बोलो यहाँ तक कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था कि जो हाइपोवैलेंट बन रहे थे या जो आपके पास हाइपरवैलेंट जो कंपाउंड्स बन रहे थे कि सेंट्रल एटम के पास जो थे, लास्ट सेंट्रल एटम के पास क्या वो कंप्लीटली ऑक्टेट को कंप्लीट कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। दैट्स व्हाई यहाँ पे ल्यूइस की क्या होनी स्टार्ट हो गई थी, हमारे पास लिमिटेशन आनी स्टार्ट हो गई थी। अब आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए कि सर अकॉर्डिंग टू द लुइस मैंने देखा कि मेरे पास BeCl2 वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, BF3 वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, PCl5 वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू लुईस की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ये अकॉर्डिंग टू द लुईस ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जिस्टेंस करते हैं। PCl5 आपके पास पता है, PCl5 का डिकम्पोजिशन जब अपन लोग करते हैं तो किसके अंदर जाता है? तुम्हारे अपने पास PCl3 प्लस में Cl2 के अंदर जाता है। BeCl2 की बात कर लेते हैं या BF3 की बात कर लेते हैं, जो कि तुम्हारे पास क्या होता है, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लुईस ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं हुए। तो ये एग्जिस्टेंस इनका अगर हुआ भी होगा तो कैसे उनका एग्जिस्टेंस हुआ होगा? ठीक है, चलिए आइए इसी के बारे में अपन लोग आगे डिस्कशन करते हैं। सुनो, हुआ क्या जब मैं मिलने गया किससे, NH3 से। हुआ क्या कि हमने फॉर्मेशन देखी किसकी? अमोनिया की फॉर्मेशन देखी। अब अमोनिया की फॉर्मेशन जब अपन लोग देख रहे थे तो इसके अंदर आपके पास दो चीजें दिखाई दे रही थी। एक तो आपको दिखाई दे रहा था सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा था, और दूसरी तो चीज आपको दिखाई दे रही थी, क्या दिखाई दे रही थी? साइड एटम दिखाई दे रही थी। अगर मैं सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात करूं, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? 7 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके पास? 1s2, 2s2 और 2p3। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये कब लिखा है? एट ग्राउंड स्टेट। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने किसके ऊपर लिखा है? मेरी ग्राउंड स्टेट के ऊपर लिखा है। बोलो ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम बाहर से किसी भी एटम को बाहर से कई बार जब एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उनकी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है आपके पास? एक्साइटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि वो अपनी लोअर ऑर्बिटल को छोड़ के वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है आपके पास? हायर ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे? देखो, अब देखो ये ग्राउंड स्टेट के ऊपर मैंने किसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? यहाँ पे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अपने पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अब क्या कहती है कि कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट आपके पास? 3% है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड की फॉर्मेशन भी आपके पास कितनी होगी? 3 ही होगी। अब हाइड्रोजन अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। हाइड्रोजन क्या अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन लेके आया? अब हाइड्रोजन का भी आपको डुप्लीकेट दिखाई देगा और नाइट्रोजन का क्या दिखाई देगा? आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में हुई, यहां से मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स बनते हैं आपके पास, नंबर ऑफ बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है
वो आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बोला कि सर ये कैसे, नंबर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके पास, ओवरलैप होते हैं। उनके ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके पास, ओवरलैप होते हैं। और जब वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही थी, जब वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही थी, तब जाके आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तब जाके आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। समझो चीज को कि नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आए, नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3। तो ये बॉन्ड भी कितने बनाए गया है, बॉन्ड भी बॉन्ड बनाएगा कितने, 3। सेम केस में एक चीज को और देखो, मेरे पास मॉलिक्यूल कौन था, PCl5। मेरे पास मॉलिक्यूल था PCl5। सेंट्रल एटम कौन आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास क्या हो चुका है, सेंट्रल एटम। और ये आपके पास क्या हो चुका है, साइड एटम। अब मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास कितना, 15। 15 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट पे इसके पास एट ग्राउंड स्टेट अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास, एट ग्राउंड स्टेट अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है कितने दिखाई दे रहे हैं आपके पास, 3। तो बॉन्ड भी कितने बनाने चाहिए, इसको 3 बनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, 5 अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने होने वाले होंगे, अब 5 होंगे। लेकिन सर मेरे को तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे 3 ही दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनकी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात करूं, ऑर्बिटल अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम अपन लोग बनाए इनका, तो क्या इसका ऑर्बिटल डायग्राम आपके पास यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके पास 3p हो गया, 3s हो गया, 2p6 हो गया, 2s2 हो गया, ये बोलिए। अब सर ग्राउंड स्टेट पे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कितने बनाने चाहिए, इसको 3। लेकिन आप कह रहे हो कि सर इसके पास 5 बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करना, मान लो ये मेरे पास कोई एटम, ठीक है, और ये उसकी क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट, ठीक। अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 2 है, अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 2 है, तो इसके पास जो सबसेल्स जो होने वाली हैं, जो सबसेल्स जो होने वाली हैं या जो ऑर्बिटल्स जो होने वाली हैं इसके पास कौन कौन सी होंगी, क्या 2s और 2p की ही होंगी, बिल्कुल होंगी सर। अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो इसके पास 3s भी मिलेगी, 3p भी मिलेगी, और डेफिनेटली वहां पे कौन सी होने वाली है आपके पास, 3d भी होने वाली है। इस चीज को ऐसे समझो कि आप लोग पढ़ रहे हो कौन से स्टैंडर्ड के अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे हो तो मुझे एक चीज बताना, क्या आपके पास 10th क्लास की नॉलेज होगी, सर बिल्कुल है। क्या आपके पास 9th क्लास की नॉलेज होगी, बिल्कुल है सर। 8th की भी है मेरे पास, 7th 6th 5th सबकी मेरे पास क्या है, नॉलेज है, क्योंकि मैं आज किस में हूँ, 11th स्टैंडर्ड में। मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास 12th क्लास की केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, बायो के रिस्पेक्ट में, मैथ के रिस्पेक्ट में कुछ भी आपके पास नॉलेज अवेलेबल है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो कौन सी क्लास में, आप पढ़ रहे हो कौन सी क्लास में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जिस भी ऑर्बिटल के पास अगर 3s का ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली वहां पे कौन ऑर्बिटल रही होगी आपके पास, 3p भी ऑर्बिटल रही होगी। और
3d भी रही होगी। इसी तरह अगर किसी एटम के पास ऑर्बिटल है आपके पास कौन सी, 4s की, कौन सी ऑर्बिटल आपके पास, 4s की ऑर्बिटल है, तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास कौन सी ऑर्बिटल होगी, 4p की भी होगी, 4d की भी होगी और 4f की भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा उसके पास, 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर एटम के अंदर कौन कौन सी शेल्स या सब शेल्स होंगी। बोलो यहां तक की स्टोरी समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर आओ। अब मैं लेके जाने वाला हूं इस ग्राउंड स्टेट को, किसके ऊपर लेके जाऊंगा, एक्साइटेड स्टेट। किसके ऊपर लेके जाऊंगा, एक्साइटेड स्टेट पे। अब एक्साइटेड स्टेट में आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक कंसेप्ट सीखा होगा, जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, वहां पे एक कंसेप्ट दिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब एक पर्टिकुलर अमाउंट की जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो अपनी लोअर सेल को छोड़ के कहां चले जाते हैं, हायर सेल के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे हो, और मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत बहुत स्ट्रांग है, मतलब यू कैन सोल्व 12th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आल्सो एज वेल एज। आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे एक चीज बताना, क्या टीचर आपको प्रमोट नहीं कर देगा? क्या आप 11th में नहीं, आप 12th में जाके बैठिए, बिकॉज आपका आईक्यू लेवल कौन से स्टैंडर्ड का है, 12th स्टैंडर्ड का है। तो टीचर ने आपको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने आपको पुश किया, मतलब आपने एक एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और आप एक लोअर सेल से छोड़ के कहां चले गए, हायर सेल के अंदर चले गए। मतलब आप 11th स्टैंडर्ड से मूव ऑन होके कहां चले गए, आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर चले गए। बोलो यहां तक की आपको बात समझ में आई या नहीं आई? सर बहुत बढ़िया, इधर आइए। तो होगा क्या, अब आपको पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या पेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? ग्राउंड स्टेट पे 3s के अंदर आपके पास क्या है, पेड इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास 3s की ऑर्बिटल होगी उसके पास 3pp होगी और 3d भी होगी। मुझे बताना, क्या अभी इसकी जो 3d की जो ऑर्बिटल है, क्या आपके पास वो वैकेंट है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो होगा क्या, 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां चला जाएगा आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास मैंने 3s का बना दिया है, ये आपके पास बना दिया मैंने किसका, 3p का बना दिया है, और ये मैंने बना दिया है आपके पास 3d का बना दिया। अब मुझे बताना, ये आपके पास 3s हो गया, ये आपके पास 3p हो गया, और ये हो गया आपके पास 3d। अब मुझे बताना, अगर 3s के अंदर आपके पास पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां पहुंच गए, आपके पास 3d के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब रिजल्टेंट आपके पास जो चीज निकल के आई, क्या कुछ ऐसी चीज निकल के आई? बोलिए 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 बोलिए, शाबाश शाबाश। ये सारा का सारा काम कब हुआ है, एट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्साइट किया है। अब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 के साथ कितनी क्लोरीन आई आपके पास, एक एक क्लोरीन आई, और क्या हो गई वो, पेयर अप हो गई। एक एक क्लोरीन आई और वो क्या हो गई, पेयर अप हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो PCl5 का जो एग्जिस्टेंस होता है, PCl5 का जो एग्जिस्टेंस होता है कब होता है, एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोलिए यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं है? सर आई, बहुत बढ़िया, क्लियर। अच्छा मुझे बताना, तो यहाँ पे आपने क्या हुई है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताना, पहली कंडीशन क्या है एक्साइटेशन की होने के लिए, सबसे पहली कंडीशन है कि वहां पे हैविंग क्या होनी चाहिए, एक तो पेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेकंड जो कंडीशन आती है क्या होती है, हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तीसरी जो कंडीशन आती है, शुड बी इन सेम सेल।
सेम सेल की एक्साइटेशन ही पॉसिबल है। कैसे? अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, आपके जो स्कूल में आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और आपके सेक्शन है 2। आपके सेक्शन कितने हैं? 2, ए और बी। मान लेता हूं कि आप कौन से सेक्शन के अंदर हो? ए सेक्शन के अंदर पढ़ रहे हो। कौन से सेक्शन के अंदर पढ़ रहे हो आप? ए सेक्शन के अंदर पढ़ रहे हो। मुझे बताना, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो टीचर क्या करेंगे? आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको उन बच्चों के साथ बैठाना चाहेंगे ना, जो जिनके साथ हम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होंगे। बिल्कुल सर। तो आपको ए सेक्शन से हटा के कहां डाल दिया? बी सेक्शन के अंदर डाल दिया। अब बी सेक्शन के अंदर जैसे उन्होंने शिफ्ट किया, आप अभी भी पार्ट हो किसका? 11th क्लास का ही पार्ट हो। ये तो है नहीं कि टीचर ने आपको 10th स्टैंडर्ड में भेज दिया, मतलब आपकी क्लास चेंज नहीं की, आपकी शेल चेंज नहीं करी है, आपकी क्लास चेंज नहीं की, मतलब आपकी सेल नंबर आपके पास चेंज नहीं किया। सिर्फ क्या चेंज किया है? आपका ऑर्बिटल। कि पहले आप 11th ए में थे, मतलब पहले आप 3s के अंदर थे। जैसे मैंने एक्साइटेशन किया, आप 11th बी के अंदर चले गए, मतलब आप 3D के अंदर चले गए। 4s या 2p के अंदर टीचर ने आपको नहीं भेजा। ये है सेम सेल के अंदर एक्साइटेशन। बोलिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो आपको एक्साइटेशन करके कहां डाल दिया उन्होंने? 11th बी के अंदर डाल दिया। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं है? मान लेते हैं आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, जस्ट लाइक दैट यू आर द टॉपर मटेरियल, मैं मान लेता हूं, या अज्यूम कर लेते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हो। तो आप अगर 11th ए के अंदर पढ़ रहे हो और आपके स्कूल में एक बैच और भी चलता है जिसको हम कह सकते हैं रैंक बूस्टर या वट एवर, कोई भी एक सेक्शन है जो 8 स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा अपर लेवल पे है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आपके परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी आ रही है, तो टीचर क्या करेंगे? आपको ए सेक्शन से उठा के अब वो क्या उस हायर और वाइटल के अंदर डाल देंगे? एक्साइटेशन हो रही है, अभी भी आप पार्ट हो किसका? 11th का ही हो, आपने 12th कवर नहीं की है, 11th का ही हो, आप 10th में नहीं गए हो, आप अभी भी 11th में हो। तो इसको बोलते हैं सेम सेल का एक्साइटेशन। तो मुझे बताना, अगर मैं बात करूं किसकी? SF4 की बात करूं, SF2 की बात करूं, और बात करूं किसकी? SF6 की। SF2 की मैं बात कर रहा हूं, SF4 की मैं बात कर रहा हूं और SF6 की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताना यहाँ पे, आ, ये एडजस्ट करेंगे तो कब कब करेंगे? अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसको? SF2 को देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन है आपके पास? सल्फर। साई एटम कौन है? क्लोरीन। सल्फर सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3s2। क्या पेड़ है? 3p4। क्या पेड़ है? मुझे बताना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये कौन से स्टेट के ऊपर लिखा है? क्या आपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर ही लिखा है? ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा है, ये क्या आपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर लिखा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताना, ग्राउंड स्टेट पे इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेड अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके पास, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास? 2 अनपेड प्रेजेंट हैं। तो कितने साइड एटम आके अटैच होंगे? क्या 2 ही साइड एटम आके अटैच होंगे, ताकि वो क्या हो जाएं? पेयर अप हो जाएं। मतलब हुआ क्या? एक क्लोरीन यहाँ आई, एक क्लोरीन यहाँ आई। मतलब मैं कह सकता हूं कि SF2 जो रहा होगा वो एग्जिस्ट करता है एट ग्राउंड स्टेट, एग्जिस्ट करेगा आपके पास किसके ऊपर? ग्राउंड स्टेट पे। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, ये कब एग्जिस्ट करेंगे आपके पास? ग्राउंड स्टेट पे एग्जिस्ट करेंगे। बोलिए, ये पहली ही बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं बात कर लेता हूँ SF4 की, बात करते हैं अपन लोग। मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा? 3s2, 3p4। मुझे बताना, क्या इसका 3D वैकेंट है? मतलब मैं उसको मैंने लिख लिया क्या? 3D नोट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लिया। अब जैसे मैं एक्साइटेशन करवाने पहुंचूंगा, मुझे बताना, सबसे पहले
सबसे पहले आप लोग 3p से एक्साइटेशन करवाओगे या 3s से एक्साइटेशन करवाओगे? तो डेफिनेटली 3p से, क्योंकि 3p 3d के बिल्कुल नजदीक है। अगर मैं एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में तुम्हें समझाऊं, इधर देखो, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 3p की है, यहाँ पे तुम्हारे पास 3p की है और यहाँ पे तुम्हारे पास एनर्जी है 3d की, तो 3p से 3d में जाने के लिए 3p से 3d में जाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो एक्साइटेशन होगी आपके पास कहां से होगी? आपके पास 3p से उसकी क्या होगी? आपके पास एक्साइटेशन होगी। बोलो यहां तक की बात समझ में आई? तो सबसे पहले जो एक्साइटेशन हुई, मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे पहुंच गई। अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे? बताना, शाबाश। क्या आपके पास यही? अब यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दी? सर मेरे को यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए 4। तो 4 के साथ कौन कौन आएगी? एक एक क्लोरीन आई। तो मैं कह सकता हूं कि SF4 जो रहा होगा आपके पास, वो एग्जिस्ट करता है कहां पे? एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मुझे बताना SF6 कब करेगा? ये आपका होमवर्क दिया मैंने, आप बना के भी देखना एक बार इस ऑर्बिटल के फॉर्मेट में। बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि SF6 जो रहा होगा कहां पे एग्जिस्ट करेगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब की बार अपन लोग इलेक्ट्रॉन के जो एक्साइटेशन करने वाले हैं, अब की बार इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन करने वाले कहां से? 3s से 3d के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, अगर SF4 की अगर एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे एक चीज बताना, क्या SF5 आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है? लॉजिकली समझने की कोशिश करना। अब मैंने जब SF5 की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? SF5 की, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। SF4 के रिस्पेक्ट में बताना मुझे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आए थे? क्या 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे? अगर आपको SF5 का अगर एग्जिस्टेंस अगर आपको करवाना है तो आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। मतलब 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ गया? आपके पास 3d के अंदर गया है, करेक्ट। अब SF5 के साथ जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे आके आपके पास एक क्लोरीन अटैच हो गई, तो अभी भी इसके पास एक क्या रह जाएगा? आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो एटम या मेरा जो मॉलिक्यूल जो बनेगा या जो मेरे पास जो भी नया एक कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, वो नेचर के अंदर स्टेबल होगा या नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या रह जाएगा? एक चार्ज रह जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? अनपेड रह गया या नहीं रह गया? बिल्कुल बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आती है कि SF4 एग्जिस्टेंस नहीं ना, सॉरी, SF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलिए ये क्या हो गया? हाँ सॉरी, हैंग हो गया। करेक्ट। आइए, तो अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, जो नेक्स्ट जो मेरे पास जो क्वेश्चन आया, मुझे बताना क्या OF2 तो एग्जिस्ट करता है, बट OF4 नॉट, वाई? क्यों वो एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता? सोच के बताना। एक मैं करवा देता हूं, एक आपको पास मैं होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। अब सेंट्रल एटम की बात करूं तो सेंट्रल एटम कौन हो चुका है आपके पास? ऑक्सीजन हो चुकी है, फ्लोरीन तुम्हारे पास क्या हो चुकी है? एक साइड एटम हो चुकी है। अगर मैं सेंट्रल एटम की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 8, 1s2, 2s2, 2p4। अब 2p4 तो इनका क्या है? आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है। 2p4 जो है आपके पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। बट इनके पास क्या नहीं है? क्या मुझे एक चीज बताना, क्या 2d की ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। अगर 2d की ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नहीं करती है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं हो सकती,
क्या OF4 एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताना, अगर NH3 एग्जिस्ट करती है, क्या NH5 एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होती, 2d ऑर्बिटल नहीं होती। 2d ऑर्बिटल नॉट एग्जिस्ट, और 2d ऑर्बिटल अगर एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन्स दैट नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर हम इन चीजों को क्या करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। ये कोर कंसेप्ट है। अब साथ के साथ अब इन चीजों के रिस्पेक्ट में जो भी PYQs रहे होंगे, हम उनको बारे में भी क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।